इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, कोई भी अगर फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का सीखना चाहते हैं, कोई भी लाइब्रेरी सीखना चाहते हैं, आज के डेट में जैसा कि आपको पता है रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेस, नोड.जेएस ये सारे चीज़ बहुत ही फेमस है। उसके लिए आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो जो बिगनर हैं वो कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट उसके लिए आना चाहिए। अगेन जावास्क्रिप्ट के लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिन्हें आपको आना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है। पहला चीज़ ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह होने चाहिए। उसके बाद जो है आपको HTML CSS आना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक है और इम्पोर्टेंट है। कोई भी बंदा जो है बिना HTML और CSS के एक अच्छा वेब डेवलपर नहीं बन सकता है। अगर वेब एप्लीकेशन इन्वॉल्व है तो उसमें HTML CSS हर किसी को थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो है HTML में आपको आना चाहिए। तो HTML में आप उसके बेसिक जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं कि HTML है क्या, ये सब चीज़ थ्योरी आप पढ़ लीजिए। इंटरनेट से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो बेसिकली वहाँ पे आपको एलिमेंट्स के बारे में जानने होंगे। एलिमेंट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट क्या हैं, पैराग्राफ क्या है, उसमें कमेंट कैसे करते हैं HTML के कोड को, उसके बाद उसमें CSS कैसे लिखेंगे, एक्सटर्नल CSS कैसे इंक्लूड करेंगे और इनलाइन CSS कैसे लिखेंगे। इन सारे चीज़ों को आपको वहाँ पे जानना पड़ेगा। उसमें लिंक्स कैसे करेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ये अगर आप सीख जाते हैं तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक्सटेंसिवली वेब एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। वो है टेबल और दूसरा है फॉर्म। सो फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इनपुट एलिमेंट्स हो गए, चेक बॉक्स हो गए, रेडियो बटन हो गए, सेलेक्ट बॉक्स हो गए। तो ये इन सारे चीज़ों को भी आपको आने की ज़रूरत है। फॉर्म कैसे यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल आप कैसे यूज करेंगे, ये सब चीज़ उसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली इसको समझा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरे बताने जितना टाइम मैं लूँगा उससे पहले ही आप खुद से समझ जाएंगे। अगेन मेरे बताने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो आपके एंड पे भी करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर लेंगे। अगर आप केवल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ईजी है और बड़े आसानी से आप कोड कर पाएंगे, HTML का जो है स्क्रिप्ट लिख पाएंगे, तो डेफिनेटली ये आप गलतफहमी में हैं। आपको अगेन जो भी आपने देखा उसको आपको सरफेस लेवल पे आपको खुद से कोड करने का प्रयास करना पड़ेगा, खुद से लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर खुद से लिख पाते हैं और सब कुछ अगर याद रहता है तो डेफिनेटली जो है आप अपने आप को आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा और आप किसी भी तरह का HTML से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो कुछ चीज़ में से है जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्म है, टेबल्स हैं और आई फ्रेम वगैरह क्या होते हैं। ये थोड़े एडवांस आप बोल सकते हैं, बट मैं तो बोलूँगा कि HTML में एक एक चीज़ को आपको आना चाहिए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे HTML आना चाहिए। ये बहुत ही ईजी है और आपको टैग वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद से दो तीन कुछ बना लेते हैं, एक फॉर्म बनाइए, लॉगिन फॉर्म बनाइए, एक कम्प्लेक्स फॉर्म बनाइए, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ तो जो IDE होते हैं, फॉर एग्जांपल विजुअल कोड स्टूडियो, वहाँ पर भी आपको टैग वगैरह हाईलाइट्स किए जाते हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा रेगुलर बेसिस पर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो अगेन ये तो आपको आना ही चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका यूज केस। आप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं उसका यूज केस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है, ये सब आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब HTML में आप ये सब जान जाइए कि क्या होता है। ये जो सारा चीज़ मैं डिस्कस किया, हालांकि सब कुछ आना चाहिए आपको HTML में, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मैक्सिमम 1 वीक, उससे ज़्यादा तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा बहुत फॉर्म अगर बनाइएगा
कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी हो सकते हैं, तो आप बड़े आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो ये रहा HTML। नाउ कम टू द CSS। CSS भी आना जरूरी है। अगेन CSS अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। डिज़ाइनर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंसिवली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डिज़ाइनर के केस में उनको फोटोशॉप वगैरह आना चाहिए, उसके बाद CSS आना चाहिए, वो सब कुछ CSS में कुछ भी कर सकते हैं, ये आना चाहिए। और भी CSS में कई सारे चीज़ें हैं जो कि एडवांस लेवल में उनको आना चाहिए। बट जो फुल स्टैक डेवलपर हैं उनको बेसिक चलेगा, बेसिक अगर आता है कोई इशू नहीं है। इतना आना चाहिए कि अगर किसी इमरजेंसी केस में अगर कोई डिज़ाइनर अगर अवेलेबल नहीं है, उस केस में अगर आपको काम दिया जाएगा तब भी आप R&D करके खुद थोड़ा बहुत अपना माइंड अप्लाई करके आप CSS के कुछ भी चेंजेस को कर सकते हैं। अगर बेसिक अगर चेंजेस है तो आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा और डेफिनेटली वो कर पाइएगा, क्योंकि बेसिक आपको ऑफकोर्स आता है। बट अगर एडवांस लेवल में कुछ चीज़ है तो आप R&D करके गूगल वगैरह में सर्च करके आपको कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तो फिर ये चलेगा। फुल स्टैक डेवलपर को ये आना ही चाहिए, लिटिल बिट CSS, और उतना CSS की आप R&D कर सकें, और R&D करने के बाद इधर उधर सर्च करने के बाद आप चेंजेस करके जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे करने के बाद आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपको CSS आता है। एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आना चाहिए जितना मैं बताया। अगर आप डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आप डीप में जा सकते हैं। अगेन अगर डीप में आप जा सकते हैं तो इट्स बेटर, अच्छा है। बट दो तीन टेक्नोलॉजी को ग्रैब करना और उसको एक एक चीज़ को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। हमेशा आपको ऐसा नहीं होगा कि डिजाइनिंग भी आप खुद करेंगे, फ्रंट एंड भी खुद करेंगे, बैक एंड भी खुद करेंगे, और डेटाबेस भी आप ही मैनेज कर रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। फुल स्टैक डेवलपर हैं फिर भी आपको डिज़ाइनर का सपोर्ट दिया जाता है, तो वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको आता है और सब अगर साइमल्टेनियसली अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं वो डिज़ाइनिंग में थोड़ा वीक होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। ये प्री रिक्विजिट है, आपको ये आना चाहिए। अब CSS में कुछ कुछ बेसिक क्या है जो आपको आना ही चाहिए। तो देखिए, आप कलर कैसे यूज करते हैं, फॉन्ट कलर कैसे हो गया, फॉन्ट का साइज कैसे आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हाइड कैसे कर सकते हैं, उसमें पैडिंग्स होते हैं उसको कैसे यूज करेंगे, मार्जिन को कैसे यूज करेंगे, और ये सारे पिक्सल्स कैसे आप अंदाज़ा लगा के करेंगे। और ब्राउज़र में आपको जाने के बाद वहाँ पर भी आपको कुछ टाइप करके सर्च करने की ज़रूरत। ब्राउज़र में अगर आप ओपन करते हैं डेवलपर मोड तो वहाँ पे आपको चेंजेस करके आपको देखना पड़ेगा कि वो सूटेबल है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि ये सूटेबल है, ये सही से फंक्शन कर रहा है, जो भी क्लाइंट जो बोलना चाहता था कि ये वाला चीज़ यहाँ पे नहीं यहाँ पे होना चाहिए, आप कर पा रहे हैं, तो फिर ये बेटर है। तो आपको ये सब चीज़ आने चाहिए। ठीक है, डेवलपर टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको CSS को टेस्ट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। उसके बाद आप जो है कोड में वहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो ये सारे बेसिक चीज़ों को आपको आना चाहिए। देन आप बोल सकते हैं कि मैं जो है रेडी हूँ अब जावास्क्रिप्ट के लिए। ओके, अगेन जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है आपके वेब पेज के बिहेवियर को वो चेंज कर सकता है। तो आइदर CSS हो, वो CSS भी ऐड कर सकता है, आपके एलिमेंट्स को नया एलिमेंट्स भी ऐड कर सकता है, गायब भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो किसी भी तरह का जो बिहेवियर है पेज का उसको आप मॉडिफाई और अल्टर बड़े आसानी से कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो इसीलिए आपको HTML CSS आने चाहिए, तभी तो आप उसको अल्टर करेंगे, क्योंकि कुछ कोड आपको लिखने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द HTML एलिमेंट और CSS के कोड के बेस पे। देन वो जावास्क्रिप्ट में भी वो करने पड़ेंगे आपको, तब जाकर आप उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे। सपोज है जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप कोई फॉन्ट इट मीन्स जो भी लिखा हुआ है उसके कलर को आपको रेड करना है तो जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो अगेन आपको CSS नहीं आएगा, तो आप कैसे करेंगे? वहाँ पे कुछ CSS के कोड को जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, तब आप उसको बिहेवियर को चेंज करेंगे, यानी कि सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पता है कि HTML में एट्रीब्यूट वगैरह होते हैं, जिसमें ID हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया,
तो इन सारे चीज़ों को पकड़ कर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, और सिलेक्ट करने के बाद पेरेंट और चाइल्ड से भी आप मूव करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट एलिमेंट को सिलेक्ट करके आप उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं बड़े आसानी से जावास्क्रिप्ट में। तो इसीलिए ये सब आने चाहिए। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तब आप जावास्क्रिप्ट में एंटर करेंगे। ये बिगनर के लिए था, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए बिगनर के लिए हम बताते हैं जावास्क्रिप्ट में कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप उसका जनरल नॉलेज की जो चीज़ें हैं, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो इतिहास है, जो कहानी है, उसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन एज अ जनरल नॉलेज, जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए कि ये क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कब उत्पत्ति हुआ इसका, ये सारे चीज़ आप इसका हिस्ट्री थोड़ा बहुत जान लीजिए, मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपको जानना पड़ेगा कंडीशन। अगेन आपको जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक होता है। ठीक है, तो कंडीशन आपको जानना पड़ेगा। कंडीशन में क्या क्या है, इफ एल्स कंडीशन है। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, आप लूप चला कर देखिए, सॉरी अभी लूप नहीं, कंडीशन चेक कीजिए कि इफ अगर कंडीशन डाले उसमें और कंडीशन आप डाल सकते हैं, या एंड कंडीशन डाल सकते हैं और नॉट कंडीशन डाल सकते हैं। तो ये सब कंडीशन डालने के बाद कैसे कोड वर्क करता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अब यूज करना ही पड़ेगा। यानी कि ये कंडीशन ही होता है, वो एक लाइन में होता है। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर आपको आना चाहिए इसके बाद, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर किसी भी अगर लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क को, तो वहाँ पे इसका एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप इफ एल्स कंडीशन में नेक्स्ट लाइन में फिर आप कोड लिखेंगे, इफ उसके बाद कुछ लिखे, फिर उसका क्या सिंटैक्स होता है, उसके न्यू लाइन करना पड़ता है। और कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक ही लाइन में आपको इफ एल्स कंडीशन करके कुछ चीज़ों को प्रिंट कराना होगा, या फिर कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी को करने होंगे। उस केस में टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जानना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप बेसिक चीज़ अगर आप जानते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके टर्म को आप जानिए, उसको बोलते क्या हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल में सर्च करते हैं, तो गूगल में क्या सर्च करेंगे, अगर टर्म ही नहीं मालूम है तो आपको एप्रोप्रिएट जानकारी वहाँ से मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आपको एप्रोप्रिएट आपको जानकारी पाने के लिए, आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं। कुछ जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है कॉमन होते हैं, जो हर किसी को आते हैं, वो इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो है टेक्निकल टर्म जो होते हैं उसका इस्तेमाल करके ही आप सर्च कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस केस में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। तो ये रहा कंडीशन। कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कंडीशन के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको लूप सीखना पड़ेगा। तो आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।